चलो बेटा देखो, अलाउद्दीन मसूद शाह, अगले जो शासक आ जाएंगे। अब इनका शासन काल यदि बात करें तो 1242 1242 ईस्वी से 1246 ईस्वी तक इनका रहा। 1242 से 1246 ईस्वी तक। ठीक है, तो अब देखेंगे बेटा इनका कि हमने देखा रजिया का 40 तक था, रजिया सुल्तान बेटा 40 तक, और उसके बाद हमने देखा बहराम शाह 42 तक। अब 42 से कौन से आगे नए शासक अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह की यदि बात करें तो ये बेटा क्या कहते हैं शासक, नए शासक बने। तो यहाँ पर देखेंगे इनसे पहले गद्दी पर यहाँ पर इल्तुतमिश का जो महल था, इल्तुतमिश के महल पर तो महल पर बेटा एक व्यक्ति ने कब्जा कर लिया था, उसका नाम था मलिक किसलू खां। इसने इस पर कब्जा कर लिया। अब इस पे जब कब्जा कर लिया था तो अब यहाँ के जो तुर्क अमीर थे, जो अमीर तुर्क कहा जाए, अमीर तुर्क, ये क्या चाहते थे कि सत्ता में परिवर्तन न हो। ये बाहर से आकर इस पर कब्जा कर लिया था। अब कब्जा कर लिया था, लेकिन ये लोग चाह रहे थे बनाना किसको, अलाउद्दीन मसूद शाह को शासक बनाना चाहते थे। इसलिए बेटा अमीर तुर्कों ने क्या किया, मलिक किसलू को यहां से हटने के लिए कह दिया कि यहां से हट जाइए आप। क्यों? क्योंकि जो अधिकारी है, मतलब जो वंशज है इनका, वही गद्दी पर बैठेंगे। तो अब इनके अमीरों के माने दबाव के कारण किसलू को हटा दिया गया। तो किसलू ने कहा कि मैं पूर्णता नहीं हटूंगा, तो इसको बेटा नागौर का इक्तेदार बना दिया गया। इक्तेदार, इसको नागौर का इक्तेदार बना दिया गया। अब जब ये नागौर का इक्तेदार बनाया गया, प्लस इसको क्या किया गया, खुश करने के लिए एक और हाथी दे दिया गया। एक हाथी इसको दे दिया गया। तो अगर कहा जाए नागौर का इक्तेदार किसे बनाया गया, तो किसलू खां को। ठीक है, अब बेटा उसको और अधिक खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए एक हाथी दे दिए। अब बेटा हाथी पाया, पूरा एकदम गल हो गया, है ना बेटा। तो अब यहां से देखेंगे तो अब गद्दी पर किसको बैठा दिया गया बेटा, दिल्ली की गद्दी। तो गद्दी पर बेटा किसे बिठाया गया बेटा, मसूद शाह को। मसूद शाह, तो मसूद शाह को बेटा इस पे गद्दी पर बैठा दिया गया। गद्दी पर बैठा, लेकिन ये बेटा क्या था, योग्य शासक नहीं था। शासक नहीं था। अब योग्य शासक न होने के कारण, ठीक है बेटा, ये माने कुछ विशेष कार्य नहीं कर पाया अपने शासनकाल में। पूरे अपने शासनकाल में कोई विशेष कार्य नहीं किया। इसने क्या किया, बलबन को एक उपाधि दी। बलबन को उपाधि दी बेटा आमिर ए हाजिब। आमिर ए हाजिब की उपाधि दी। ठीक है बेटा, और इसकी 46 में क्या हो जाती है, मृत्यु। तो अब बेटा 46 में क्या हो जाती है, मृत्यु। इसकी मृत्यु की बात करें, मृत्यु 1246 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ना इतना बेटा। अलाउद्दीन मसूद शाह कब, 42 से 46 तक। अब देखो, इससे पहले मैंने बताया कि इल्तुतमिश के महल पर किसका कब्जा हो गया था, मलिक किसलू। और उसे बेटा कहाँ का, नागौर का क्या बना दिया गया, इक्तेदार, है ना बेटा। और उसे एक हाथी दे दिया गया। अब दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा, मसूद शाह, जो बेटा योग्य शासक नहीं था, माने अच्छे से शासन नहीं कर पाया। और इसने क्या, आमिर ए हाजिब की उपाधि किसको दे दी,
माने बलबन को। ठीक है बेटा। अब अगला जो शासक आएगा हमारा, ठीक है बेटा, जो अगला शासक, तो अगले शासक की यदि बात करें तो बेटा कौन सा, नसीरुद्दीन मसूद। असल अगला शासक नसीरुद्दीन ठीक है महसूद, नसीरुद्दीन महसूद। तो नसीरुद्दीन महसूद की यदि बात करें तो ये बेटा कब से कब तक रहा, तो ये 1246 से 1266 तक, 1246 से 1266 तक। तो 1246 से 1266 तक शासनकाल इसका ज्यादा था, लेकिन यह भी कुछ विशेष कार्य नहीं कर पाया। इसने बलबन को उपाधि दी, बलबन को उगुल खां की उपाधि ठीक है, और बलबन के पद को बढ़ाया और इसे बलबन पद इसको दे दिया नायाब का पद इसको दे दिया। और बेटा इनकी बात करें तो ये भी अयोग्य शासक थे, अयोग्य शासक, तो ये भी अयोग्य शासक थे। और ये अपना जीवन बेटा टोपी बुनकर तो अपना जीवन बेटा टोपी बुनकर जीवित माने यापन करते थे, जीवन टोपी बुनकर। और क्या था, इनको कुरान को गाना, माने शासन के राजा के हिसाब से इन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया। क्यों? क्योंकि बेटा अब क्या था, ये भी कुछ नहीं कर पाए विशेष। और बात की जाए कि अमीरों ने देखा कि इनको बेटा कैसा नायाब का पद दे दिया गया है, तो नायाब को पद दे दिया है जिससे इसका अधिकार बलबन का बढ़ चुका था। तो बेटा हमने कहा ये टोपी बुनकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। तो अब हमने देखा कि बलबन को अधिक माने बड़ा पद मिला, नायाब का पद। तो नायाब के पद मिलने के कारण इसने क्या किया बेटा, जो चालीसा दल के माने सरदार थे उनसे ये अलग हो गया। तो उन लोगों ने मिलकर इसे क्या किया, फिर से क्या बना दिया, इक्तादार, और हाँसी का इक्तादार बना दिया इसे। अब जब हाँसी का इक्तादार बन गया, माने बलबन को क्या किया, नायाब के पद से हटा के हाँसी का इक्तादार बना दिया। अब बलबन भी दिमागी, इसने क्या किया, माने नसीरुद्दीन मसूद से अपनी बेटी की शादी करा दी। अब रिश्तेदार हो गया बेटा, अब रिश्तेदार हो गया, फिर नायाब के पद पर आ गया। और नायाब के पद पर आ गया तो उसके बाद हम देखेंगे 66 में नसीरुद्दीन मसूद की क्या हो जाती है, मृत्यु। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद नया शासक कौन आ जाता है, बलबन। तो नया शासक हमारा कौन सा हो जाएगा, बलबन। अगले शासक बलबन, बलबन के शासनकाल की बात करें तो 1266 से 1287, 1266 से 1287 तक इसका शासन रहा। यदि बात करें तो ये भी एक गुलाम था, बलबन भी एक गुलाम था। यदि बात करें बलबन किसका गुलाम हुआ, तो बेटा ये कई माने शासकों का गुलाम हुआ। सबसे पहले यदि बात करें तो मंगोलों के द्वारा बलबन को और बलबन के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब मंगोलों के द्वारा बलबन तथा बलबन के पिता को गिरफ्तार किया गया तो हम देखेंगे बेटा आगे चल के इनको फिर मंगोल ने बेच दिया। और बेचा किसके साथ में, जलालुद्दीन बसरी, जलालुद्दीन बसरी एक व्यक्ति थे, उनको इन्होंने बेच दिया। माने मंगोल ने किसको बेचा, माने जलालुद्दीन बसरी को। और जलालुद्दीन बसरी ने किसको बेच दिया, इल्तुतमिश को। ठीक है, तो इसलिए हम देखेंगे क्या होगा, बलबन किसका गुलाम हो जाता है, इल्तुतमिश का। तो अब बेटा देखते हैं मंगोल ने बलबन को क्या किया था बेटा, मंगोलों ने
मंगोलों ने गिरफ्तार कर लिया। बेटा क्या किया? गिरफ्तार। अब गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके मंगोलों ने किसको भेज दिया बेटा? बेटा जलालुद्दीन बसरी, जलालुद्दीन बसरी को। अब जलालुद्दीन बसरी ने बेटा क्या किया? इनको भेज दिया किसको? इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश को। अब इल्तुतमिश ने बेटा किसको खरीद लिया? बलबन को। तो अब हमने देखा कि पहले मंगोलों के द्वारा गिरफ्तार हुआ, जलालुद्दीन बसरी के द्वारा खरीदा गया, और उसके बाद फिर इल्तुतमिश ने इसे खरीदा। अब इल्तुतमिश ने जब बलबन को खरीदा तो बलबन को बेटा खासदार का पद दे दिया, खासदार का पद। ठीक है, इल्तुतमिश ने क्या किया? बलबन को खासदार का पद दे दिया। ठीक है, अब खासदार का पद मतलब क्या होता है? अंगरक्षक। ठीक है बेटा, इसे क्या कहा जाएगा? अंगरक्षक। अब हमने देखा किस तरह से इसने बलबन, तो बलबन को बेटा पहले क्या था? एक गुलाम था, इसको मंगोलों के द्वारा गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद जलालुद्दीन बसरी ने इसे खरीदा, फिर उसके बाद इल्तुतमिश ने खरीदा, और उसके बाद इसको खासदार का पद दे दिया गया। तो यहां तक हमने देखा। अब देखते हैं कि जब मान लो बलबन क्या हुआ? बलबन बेटा अब शासन में आ गया, इसके सामने क्या क्या समस्याएं आई। ठीक है, अब समस्या देखते हैं, बलबन की समस्या। बलबन की समस्या। तो यदि बलबन की समस्या की बात करें कि बलबन की समस्या क्या क्या थी, तो देखो बेटा समस्या दो प्रकार से थी। एक थी बाह्य समस्या, और एक थी आंतरिक समस्या। आंतरिक समस्या। यदि बाह्य समस्या में बात करें तो बाह्य समस्या किससे थी? मंगोलों से, बाह्य समस्या जो थी बेटा मंगोलों से थी। और बेटा आंतरिक समस्या की यदि बात करें कि आंतरिक समस्या कैसी थी, तो एक बेटा थी कटेहर के डाकुओं की समस्या, जिसे माने मेवाती कहा जाता था। डाकुओं की समस्या। दूसरी बेटा कौन सी समस्या थी? दूसरी थी बंगाल का विद्रोह। और तीसरी समस्या की बात करें, अपने आप को चालीसा दल से अलग सिद्ध करना। चालीसा दल से अलग सिद्ध करना। क्योंकि हम देखेंगे ये भी एक चालीसा दल का बेटा, चालीसा दल का क्या था? सदस्य था। तो उससे अलग सिद्ध करना, क्योंकि जो यहाँ पर सरदार थे सारे के सारे, तो सरदारों को बेटा सरदारों से अलग, क्योंकि अपनों को सुल्तान बताना है, तो सुल्तान बताने के लिए बेटा अपने को क्या करना है? उससे अलग सिद्ध करना। तो इसके पास हमने देखा दो तरह की समस्याएं थी। कौन कौन सी? एक बाह्य समस्या थी। बाह्य समस्या बेटा कौन सी? मंगोल का आक्रमण। और आंतरिक समस्या थी, आंतरिक का मैंने देखा डाकुओं की समस्या, बंगाल विभाजन, तथा स्वयं को बेटा क्या? अपने आप को स्वयं को सिद्ध करना कि मैं ही केवल सुल्तान हूं, इसको सिद्ध करना। क्योंकि चालीसा दल, क्योंकि हम जब किसी के पास से निकलते हैं ना बेटा, तो वो हमें इतना जल्दी नहीं एक्सेप्ट करेगा। जैसे मान लो कि अभी तुम्हारा कोई फ्रेंड सरकारी जॉब पा जाता है। अब सरकारी जॉब पा गया तो वह साहब करके बुलाओगे? नहीं बुलाएंगे ना, उसके नाम से ही तो पुकारेंगे। अब वो बेटा क्या होगा? किसी अभी अपने ऑफिसर के साथ में बैठा है, सभी ऑफिसर के साथ में।
अब उस समय उसको अगर मैंने नाम लेकर बुला दिया तो अब उसको क्या लगेगा, बुरा लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, ठीक है, बुरा लग जाएगा। और बुरा लगने पर बेटा वो रिएक्शन करेगा, तो मतलब कि रिएक्ट करेगा अपना जो भी रिएक्ट है उसका। तो अब इसलिए बेटा हम क्या होते हैं कि ये बलबन भी जो था, तो अब बलबन सुल्तान की गद्दी पर आ चुका था। अब चालीसा दल वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, तो उनसे डिफरेंट दिखने के लिए उसे अपने आप को चालीसा दल से अलग सिद्ध करना पड़ेगा। तो अभी हम इसको देखते हैं डिटेल में, तब तक कि इसको लिख लीजिए। तो देखो बेटा, हमने देखा था बाह्य समस्या। तो बाह्य समस्या में हमने देखा मंगोलों की समस्या। तो अब हम देखते हैं मंगोलों की समस्या से बलबन किस तरह निवारण करता है। इन समय माने मंगोलों की जो समस्या है इनको किस तरह निवारण करता है। तो हम देखेंगे बेटा, मंगोल जो थे ये कहाँ से आ रहे थे, तो ये हमारी पश्चिमोत्तर से भारत में प्रवेश करते हैं। पश्चिमोत्तर का अगर हिस्सा देखें, ये पश्चिमोत्तर का, तो इस एरिया से हम बात करें तो मंगोल का जो आक्रमण होता है इधर से होता था, इधर से। पहले हम बात करें कि भारत के जो हिस्से में आता था, ये सिंध वाला पूरा प्रांत आ जाता था। ये सिंधु नदी जहां से होकर जाती है, माने पाकिस्तान में जहां पर बह रही है, वहां तक के पूरे एरिया हमारे किस में आते थे, भारत में आते थे। तो यहां से बात करें कंधार, काबुल और इधर के एरिया से तो मंगोल प्रवेश करते थे। तो इसने बलबन ने अपने क्या किया, अपने बड़े बेटे मोहम्मद खान, बेटा इस इलाके में माने कहां पर, गंधार, काबुल, इस एरिया में क्या किया, अपने बड़े बेटे को बेटा नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो इस माने अपने बड़े बेटे को कहां पे नियुक्त किया, यहां पर हम बात करें बेटा माने कंधार, ठीक है, काबुल, इस एरिया में अपने बड़े बेटे को नियुक्त कर दिया। अब जब बड़े बेटे को यहां पर नियुक्त किया और दिल्ली के पास में इसने ये दिल्ली वाला क्षेत्र के मान ले, तो दिल्ली के चारों ओर इसने किले बनवा दिए। क्या बनवा दिए बेटा, दिल्ली के चारों ओर किले, जिससे इसकी क्या हुई बेटा, ये समस्या क्या हो गई, दूर हो गई मंगोलों के आक्रमण को। तो हमने देखा मंगोलों के आक्रमण के लिए इसने क्या किया, अपने बड़े बेटे को कहां पर नियुक्त किया, इस वाले क्षेत्र में नियुक्त कर दिया। इस वाले क्षेत्र में किसको, मोहम्मद खां की नियुक्ति। तो मोहम्मद खां की नियुक्ति कहां पर किया बेटा, माने जो अब वर्तमान में पाकिस्तान है, पहले सिंध वाले प्रांत में कौन सा, कंधार, ठीक है, काबुल, ठीक है, इन क्षेत्रों में क्या अपने बड़े बेटे को नियुक्ति कर दिया। तो मंगोल की समस्या से कैसे निकला बलबन, ये समझ में आ गया बेटा, है ना। तो मंगोल की समस्या से, तो हम लिख लेंगे मंगोल की समस्या, ठीक है। तो समस्या मैंने समझा दिया है कि मंगोल की समस्या। अब दूसरा हम देखते हैं बेटा बंगाल की समस्या, ठीक है, कि बंगाल की समस्या से बलबन किस तरह से बाहर निकलता है बंगाल की समस्या से। चलो लिख देता तो बंगाल की समस्या, तो अब देखेंगे बेटा बंगाल की समस्या से कैसे बलबन इससे निवारण करता है। तो बेटा देखो यहां पर दो तीन बातें हम ध्यान रखेंगे। ये हो गया देखो दिल्ली, और दिल्ली में शासक कौन है, बलबन। दिल्ली में बेटा कौन है, बलबन। अब बेटा देखो यहां पर देखेंगे अवध में बेटा देखेंगे शासक कौन है, तो यहां है अमीन खां। ये बेटा क्या है, इक्तेदार। और इधर हम देखेंगे बंगाल,
और बंगाल में बेटा इक्तेदार के रूप में तुगरिल खां, ये भी क्या था, इक्तेदार। इक्तेदार, अब देखो इक्तेदार था, यहां से समझ लेते हैं कि क्या थी इसकी समस्या। तो ये जो तुगरिल खां था, इसने अपने आप को स्वयं का स्वतंत्र कह दिया कि कहा मैं स्वयं बंगाल का शासक हूं और मैं जो भी यहां से कर वसूल कर रहा हूं ये दिल्ली माने बलबन को नहीं दूंगा। अब ये बात बेटा किसको पता चल गई, बलबन को। अब जब बलबन को पता चली तो बलबन ने क्या किया, अवध के इक्तेदार इनको बेटा आदेश दिया। आदेश क्या करने के लिए बेटा, समस्या रोकने के लिए। तो बेटा इनको आदेश दिया, किसको दिया आदेश, बलबन ने किसको आदेश दिया, अमीन खां को। अमीन खां बेटा यहां पर आया क्या करने के लिए, इसको शांत करने के लिए, समस्या शांत करने के लिए, समस्या बंद करने के लिए, करने के लिए। लेकिन बेटा अमीन खां क्या हुआ, असफल रहा, असफल रहा। अब बेटा देखो इसके ये क्या हुआ कि यहां पर समस्या रोकने आया लेकिन असफल हो गया। असफल होने के बाद बलबन ने क्या किया, ये अमीन खां को अवध के गेट पर, अवध के गेट पर बेटा क्या किया, गेट पर उल्टा लटका दिया। क्यों, क्योंकि ये बेटा बलबन बहुत क्रूर था, शासन इसका बहुत टाइट था, तो इसलिए बेटा इसने जब समस्या नहीं रोक पाया माने असफल हो गया, तो इसको अवध के गेट पर उल्टा लटका दिया और इसके सिर को कट कर दिया। अब उसके बाद हम यहां पर देखेंगे कि बलबन स्वयं यहां दिल्ली छोड़कर कहां पे आता है, बंगाल। ये बलबन प्लस इसका छोटा बेटा तो छोटा बेटा ये दोनों बेटा कहां आते हैं, बंगाल आते हैं और गुप्तचरों के द्वारा तुगरिल खां को गिरफ्तार कर लेते हैं। और गिरफ्तार करने के बाद में ये हमने शुरू में बता दिया बलबन क्या था, एक क्रूर शासक था। तो तुगरिल खां को जब गिरफ्तार कर लेते हैं तो गिरफ्तार करने के बाद बंगाल के चौराहे पर इसकी चमड़ी निकोल कर उसमें भूसा भरा देता है और भूसा भरा कर पूरे माने बंगाल में घुमाता है, कहता है जो बलबन के खिलाफ जाएगा उसका यही हाल होगा। मतलब इतनी क्रूर नीयता थी इसकी शासन के प्रति में कि मतलब इसको बेटा क्या किया, पकड़ा और चमड़ी निकाल के भूसा भरा दिया, जो कि इसके बाद ये प्रथा हमें देखने को मिलेगी। अब इस प्रकार इसका जो छोटा बेटा वो इतना डर गया कि इसने कभी भी वारिस होने के बाद भी सत्ता नहीं ग्रहण किया, क्योंकि इसको साथ ले गया था तो माने लेकर गया और ये डर गया। हम देखेंगे इसके बाद इसने सत्ता नहीं ग्रहण की, इसने अपने बेटे को सत्ता पर ला दिया। तो समझ में आई बेटा ये किस प्रकार से बलबन ने इस समस्या का समाधान किया, समझ में आ गया ना सब लोगों को, ठीक है। तो हमने देखा क्या, बलबन दिल्ली का शासक, अवध का इक्तेदार कौन बेटा, अमीन खां, और बंगाल का इक्तेदार कौन सा, तुगरिल खां। और इसने क्या किया, स्वयं को बेटा अपना क्या बना लिया, इक्तेदार कहा, जिससे बेटा माने बलबन ने अवध के इक्तेदार को बेटा आदेश दिया, किसको, अमीन खां को, कहा बेटा माने यहाँ बंगाल की समस्या के समाधान के लिए। लेकिन ये असफल रहा और इसको अवध के गेट पर उल्टा लटका दिया। उसके बाद फिर स्वयं बलबन और उसका छोटा बेटा कहां पर आए बेटा, बंगाल, और इसको गिरफ्तार करके माने यहाँ की समस्या का एक माने क्रूरता पूर्वक से समाधान कर दिया। हमने देख लिया बंगाल का समस्या। अब इसकी समस्या कौन सी आएगी बेटा, स्वयं को माने चालीसा दल से अलग सिद्ध करना। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे, आगे हम देखते हैं।